हाँ जी, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। और आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ हैं। से फॉर एग्जांपल आज आपने देखा होगा सेबी ने बैन लगाया है अनिल अंबानी साहब के ऊपर। आज डिज्नी और रिलायंस का जो मर्जर हो रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का $8.5 बिलियन का जो मर्जर है, उसको लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कंसर्न्स रेज किए, जिसके ऊपर कुछ अपडेट्स आया है कंपनीज की तरफ से। आज हमारे पास बायजूस को लेकर भी न्यूज़ है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है बायजूस को लेकर। तो और स्विगी, आप जान रहे हैं कि कंपनी अपना आईपीओ प्लान कर रही है और उसकी जो वैल्यूएशन की गई है, जो कि उसके इन्वेस्टर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग इन्वेस्टको, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर ग्रुप है, लगभग $15 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन नापी गई है आज के डेट में। $15 बिलियन। अभी आजकल काफ़ी यूट्यूब पे चल रहा है कि स्विगी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दो। सवाल उठा, सर वो तो अनलिस्टेड कंपनी है तो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो हाँ, अनलिस्टेड कंपनियों में भी शेयर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं जहां पर आप अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। एंड बट आपको एक क्लॉज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सेबी का क्लॉज है कि जब भी आपके शेयर्स अलॉट हो जाएंगे आपको, तो आपको शेयर वो 6 महीने तक आप कम से कम बेच नहीं सकते, उनका लॉक इन रहेगा आईपीओ के बाद। तो इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल बाकी बहुत सारी यूट्यूब पे कई सारे एक्सपर्ट्स जो है गाइड कर रहे हैं कि हाँ जी, इस वेबसाइट पे जाके अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद लो। मैं उसका कभी सपोर्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कभी इन चीज़ों की सलाह देता हूँ कि जब अनलिस्टेड है भाई, अभी अनलिस्टेड मतलब एक ख्याली पुलाव है कि पता नहीं उसके क्या शेयर चल रहे हैं, जब आएंगे तब देख लेना। तो इतनी भी क्या जबरदस्ती है यार कि मतलब ऐसे इन्वेस्ट करना ही करना है, तो मैं उसका खैर सपोर्ट नहीं करता। बट फिलहाल अभी स्विगी के ऊपर भी चर्चा करूंगा, मगर मेरी नज़र में आज जो एक सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो है ये फोटोग्राफ। ये आपके देश की ताकत को दिखाता है। ध्यान रखना, ऐसी फोटोज दिखाती हैं कि भारत आज की डेट में कहाँ खड़ा है और भारत की फॉरेन पॉलिसी कहाँ पर है। यानी कि वो देश जिसे एक जमाने में ये अंग्रेज कहा करते थे सांप और सपेरों का देश, हमें सपेरों का देश कहा जाता था, आज हम माउस वाले देश हैं। माउस मतलब जो माउस चलाता है और जो लैपटॉप को हैंडल करता है। आज हम आईटी सेक्टर के देश हैं। हर देश में कमियां होती हैं, बट आज हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है जो आपको दिखा रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो अपने देश पर हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए। आज हम उस देश में हैं जहां पर जब हमारा प्रधानमंत्री गया है तो रशिया ने कह दिया है कि जब तक मोदी जी वहां हैं तब तक वहां पर कोई भी हमला नहीं होगा। पिछले 36 घंटे से यूक्रेन में कोई भी अलार्म नहीं बजा है, वॉर का कोई भी अलार्म नहीं बजा है। ऐसी चीजें सुनकर आपको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। तो खैर, इस न्यूज पर भी मैं कवर करूंगा। फिलहाल आइए एक एक करके हम न्यूज की शुरुआत करें, बट इससे पहले एक छोटा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन है सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स के लिए। सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपके लिए एसपीओएम के पेपर के लिए, चाहे आपका मई 25 में एग्जाम है या नवंबर 25 में एग्जाम है, आपके लिए बैचेस ओपन हैं। और ये बैचेस सर अभी लेने का क्या फ़ायदा ये है कि ये जो आप डिटेल बैच लेते हैं, डिटेल बैच जो 70 आवर्स का है, ये बैच लेने पर जब तक आपका आईबीएस का पेपर नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी चलेगी। तो इसकी वैलिडिटी हम एक्सटेंड करवा रहे हैं, यानी कि जब तक आपका आईबीएस का पेपर नहीं होता तब तक ये बैच वैलिड रहेगा। कॉन्सेप्चुअल बैच 70 घंटे का है, तो जिनका भी मई 25 अटेम्प्ट है या नवंबर 25 अटेम्प्ट है, शॉर्टकट के चक्करों में मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना। मैं उसके अगेंस्ट में रहता हूं कि 15-20 घंटे का बैच, हालांकि बच्चों ने डिमांड की, मैंने बनाया। वो बनाया किस लिए? उन लोगों के लिए जो कि नवंबर 2023 में लॉ पढ़ चुके थे, उनके लिए वहां तक ठीक है। बट जिन्होंने लॉ कभी नहीं पढ़ा और मई 25 या नवंबर 25 में एग्जाम है, गो फॉर दिस बैच एंड दिस बैच रिमेन्स वैलिड फॉर योर आईबीएस एग्जाम। एसपीओएम तो पहले क्लियर कर लेना, उसके बाद आईबीएस भी क्लियर कर लेना। ये काफी इन डेप्थ अच्छा और कॉन्सेप्चुअल बैच है 70 घंटे का। ठीक है जी, अगली बात, अब हम आते हैं आज की न्यूज पर। पहली न्यूज जो हमारे पास है वो है डिज्नी और रिलायंस को लेकर। हाँ जी, डिज्नी और रिलायंस, आप जानते हैं ये दोनों कंपनीज मर्ज हो रही हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज की ये दोनों कंपनियां जब मर्ज होंगी तो इनकी जो कंबाइंड वैल्यूएशन है डेट वुड बी अराउंड $8.5 बिलियन। अभी जी और सोनी का मर्जर हो रहा था, वो $10 बिलियन की डील थी जो कि स्क्रैप हो गई है। हालांकि वो रिवाइवल पे आने वाली है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करूंगा। दिसंबर के बाद वो रिवाइवल हो सकता है।
तो इसलिए थोड़ा उसके ऊपर हमें वॉच रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अंदर खानों से जो खबरें आ रही हैं कि कुछ होने वाला है वहां पर। अब हालांकि थोड़ा सा डाइसी है, कंफर्म नहीं कह सकता मैं, बट कहीं ना कहीं मैं हिंट दे देता हूं। उस डील को स्क्रैप करने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो था कंपनी के एग्जिस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका का। He was not willing to leave his MD post in spite of the fact that he is just holding 4% shares in the company, hardly 4%, मतलब somewhere around 3.61% exact holding होगी शायद। He was not willing to surrender that MD post, और corporate governance के उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं, एंड सोनी इन चीज़ों से दूर है, जापान की कंपनी है, वो कहते हैं हमें corporate governance साफ सुथरा चाहिए। तो उन्होंने जब इन्हें सरेंडर करने को कहा, छोड़ने को कहा, तो ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। तो इसकी वजह से सोनी ने उठा के डील को स्क्रैप कर दिया, और आपने देखा होगा शेयर प्राइस 300 वाला गिर के आजकल 130-35 पे घूम रहा है। बट ये जो पुनीत गोयनका साहब हैं, इनका जो टेन्योर है वो टेन्योर दिसंबर में खत्म हो रहा है। अब दिसंबर में खत्म हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, तभी मैंने कहा रिवाइवल पॉसिबल है। कहीं ना कहीं अंदर खाने लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्कशन है। इसके पीछे की और भी कहानी में बढ़ाऊंगा, बड़े पॉलिटिकल रीजंस भी आपको समझाऊंगा किसी दिन फुर्सत में। मैं आपको जी की पॉसिबिलिटी बताऊंगा कि दिसंबर के बाद क्या बन सकता है। सारी पॉसिबिलिटी एक दिन स्पेसिफिकली इसी क्लिपिंग को मैं कवर करूंगा। बट फिलहाल आगे आइएगा, डिज्नी रिलायंस पे आते हैं। 8.5 बिलियन डॉलर्स की ये डील थी। अच्छा, ये डील हुआ क्या कि एनसीएलटी की अप्रूवल आने के बाद अब ये डील गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो ये देखता है कि भैया कहीं ऐसे ना हो कि दो बड़ी कंपनियां बड़े लेवल पर मर्ज हो जाएं, और उनके मर्ज होने के बाद मार्केट से कंपटीशन ही खत्म हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल हुआ था भारत में। एक कंपनी थी, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिनका नाम था हॉलकिम सीमेंट। ठीक है, इस कंपनी ने, हॉलकिम ने क्या किया कि पहले एसीसी सीमेंट को टेक ओवर किया, फिर उसके बाद अंबुजा सीमेंट को टेक ओवर किया। अब आज के डेट में अंबुजा खैर अदानी के पास है। अब हॉलकिम ने एसीसी को टेक ओवर किया, अंबुजा को टेक ओवर किया, और उसके बाद एसीसी, अब हॉलकिम टेक ओवर करने जा रहा था लाफार्ज सीमेंट को। लाफार्ज सीमेंट को जब टेक ओवर कर लेता अगर वो, तो वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाती। उसके बाद जो दूसरी कंपनी थी वो थी अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला ग्रुप की कंपनी, जो कि उसकी 10% से भी कम रह जाती। यानी कि इतना 10% से भी कम, कहां इतना बड़ा जॉइंट क्रिएट हो जाता। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि अगर आपको करना ही है, ये मर्जर करना है, तो फिर लाफार्ज के 2 प्लांट हैं उड़ीसा के अंदर, उन दोनों को किसी और कंपनी को बेचना पड़ेगा। ये हमारी शर्त है। इस शर्त के कारण वो मर्जर मैच्योर ही नहीं हो पाया, कभी मर्जर हुआ ही नहीं दोनों कंपनियों के बीच में, और इन्होंने अल्टीमेटली इंडिया छोड़ के दोनों कंपनियां चली गई। लाफार्ज भी चली गई, हॉलकिम चली गई। फिर उसके बाद हॉलकिम सीमेंट से अंबुजा सीमेंट को अदानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। तो आज अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है अंबुजा सीमेंट। ठीक है, फिलहाल वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर है अगर वो कुछ करना चाहे तो। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जब इन दोनों कंपनियों का मर्जर हो रहा है, तो जब एप्लीकेशन गई तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया कंबाइन टुगेदर आप इतनी बड़ी कंपनी बन जाओगे, और आपके पास ही सारे एक्सक्लूसिव राइट, क्रिकेटिंग राइट भी हैं आईपीएल के, या फिर भारत के जितने क्रिकेट मैच होने सब आपके पास राइट हैं। तो फिर अब राइट आपके पास है तो आप उस मोनोपोली का फायदा उठाएंगे। मोनोपोली का फायदा कैसे उठाएंगे? आप एडवर्टाइजमेंट के रेट बढ़ा देंगे, और जब इतने सारे रेट बढ़ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट के, तो जो कंपनी एडवर्टाइज कराने आएंगी तो वो आपके मोनोपोली के आगे झुकना पड़ेगा उन्हें। तो कुछ करो इस पे। अब इन कंपनियों ने, सीसीआई का कहना है कंपटीशन कमीशन का, कि आपने क्रिकेटिंग राइट जो है आप किसी और को ट्रांसफर कर दो। जैसे लाफार्ज का कहा था ना, प्लांट ट्रांसफर कर दो, तो आप अपने राइट ट्रांसफर कर दो, क्रिकेटिंग राइट। इस कंपनी ने मना कर दिया है, दोनों ने मना कर दिया कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं हो सकता, क्रिकेटिंग राइट तो हमारे हैं, हम वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। मगर जहां तक तुम्हारा कंसर्न है कि भाई एडवर्टाइजर से हम नाजायज फायदा उठा सकते हैं, तो वो हम आपको गारंटी देते हैं कि जो आज के रेट हैं वही रेट रहेंगे, उन रेट्स को हम बढ़ाएंगे नहीं। इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रिप्लाई सबमिट किया। अब इस रिप्लाई को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कितना मानेगा ये देखने वाली बात है, बट मुझे लगता है कि डील एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। चलिए, तो ये था इस न्यूज पे, इस पे अपडेट। आप देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर इन्होंने दे तो दिया है, रिप्लाई तो दे दिया है, बट आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आज की एक सबसे बड़ी खबर ये आपने देखी होगी, अनिल अंबानी एंड 24 अदर एंटिटीज, सिक्योरिटी मार्केट पे बैन लग गया है 5 साल का। 25 करोड़ की पेनल्टी अनिल अंबानी पे लगी है। एक बात
काफी दुख देने वाली होती है। आपके पास क्या नहीं था, क्या नहीं था। आप मुकेश अंबानी से भी अमीर व्यक्तित्व थे, बट आपने क्या किया, क्या किया? केवल पब्लिक के पैसे को नाजायज तरीके से यूज किया। पब्लिक ने इतना विश्वास रखा था कि 2008 में जब रिलायंस पावर का पब्लिक इशू आया था, पब्लिक ने आंखें बंद करके पैसे लगाए थे। 380 रुपए का इशू प्राइस रखा था इन्होंने, जबकि पहले ही दिन वो एंड हुआ था 190 रुपए पर। बट पब्लिक ने, क्योंकि रिलायंस ब्रांड था, वहां से टूटना शुरू हुआ इनके ऊपर से विश्वास। कंपनी नाम दिया गया था रिलायंस पावर। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट मार्केट में आके उस टाइम बैठ रहे थे चैनलों पर, वो कह रहे थे सारे ऑर्डर ही भारत में यही कंपनी एग्जीक्यूट करेगी। कंपनी ने आज तक कोई ऑर्डर ही ढंग का एग्जीक्यूट नहीं किया। क्या कहें, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब बिजनेसमैन लाइक राणा कपूर, यस बैंक, लाइक अनिल अंबानी, एडीएजी ग्रुप, ये जब ऐसे करने पे आ जाएं तो फिर लोगों का विश्वास टूटता है। यही हुआ इस ग्रुप के साथ। ग्रुप ने कंपनी खोली थी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यहां पर एनबीएफसी थी, लोगों से पैसा रेज किया गया और पैसा रेज करके लोन दिया गया हाउसिंग लोन सेक्टर में ऐसे ऐसे लोगों को जिनकी कोई नेटवर्थ नहीं थी, जिनकी कोई क्रेडिट वर्थिनेस नहीं थी, जिनको कोई लोन नहीं दे सकता था। उसके उठा के, उसके अलावा ये प्रमोटर्स की ग्रुप कंपनी को पैसा डाइवर्ट कर दिया गया। सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि पब्लिक का पैसा आया, पब्लिक ने डिपॉजिट दिया, किस नाम से? रिलायंस नाम से, और उस पैसे को उठा के अनिल अंबानी या प्रमोटर्स की बाकी कंपनियों में डाइवर्जन ऑफ फंड कर दिया गया, जहां इस पैसे को मिस यूज किया गया, पब्लिक का पैसा पूरा डुबा दिया। क्या किया आपने? फिलहाल अपने कर्मों की सजा भी मिली है, 5 साल का बैन इन पर लग गया और 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी इन पर लगी है। चलिए खैर, बट गलत है जब बिजनेसमैन इस तरीके से हरकतें करने लग जाएं तो वो गलत है। चलिए खैर, अगली बात करते हैं आज हम बायजूस को लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बायजूस को लेकर हो रहा है। वो क्या हो रहा है? झगड़े की शुरुआत कहां से हुई थी? झगड़े की शुरुआत हुई थी कि बायजूस ने बीसीसीआई को पैसे देने थे। किस बात के? क्योंकि आपने देखा होगा आईपीएल में प्लेयर्स की जर्सी पे लिखा होता था बायजूस। अब बीसीसीआई को इस एडवर्टाइजमेंट के पैसे देने थे, नहीं दे पाए। बीसीसीआई ने कंपनी की इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी। एप्लीकेशन एडमिट हो गई। अब एडमिट हो गई तो अब जब भी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन एडमिट होती है, मैंने कई बार पिछली क्लिपिंग्स में भी सिखाया है, तो इसके लिए कोड, एक हमारा कोड है जो लगता है, जिसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सारा अधिकार जो है कंपनी के क्रेडिटर्स के पास चला जाता है। अब कंपनी के क्रेडिटर एक प्रोफेशनल के थ्रू, जिसका नाम होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसके थ्रू कंपनी को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। 180 दिन का टाइम फ्रेम होता है जहां पर कंपनी को या तो रिवाइव किया जा सकता है और ना किया जाए तो कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा। अब कंपनी की इंसॉल्वेंसी की पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी थी बायजूस की। आज इंटरेस्टिंग वाकया यह था कि सुप्रीम कोर्ट के पास बीसीसीआई के एडवोकेट आए हुए थे, तुषार मेहता साहब, और साथ में बायजूस की तरफ से थे अभिषेक मनु सिंघवी। अब दोनों का यह कहना था कि जी कमेटी के पास सारे अधिकार जाने से रोक लो। वाह, पहले तो बीसीसीआई तुम्हें से इंसॉल्वेंसी में लेके गए, अब तुम कह रहे कमेटी ऑफ क्रेडिटर के पास सारे अधिकार जाने से रोक लो। उसका कारण क्या है भाई? कंपनी का सबसे बड़ा क्रेडिटर जो है वो है यूएस में एक लेंडर बैठा है जिन्होंने लोन दिया है, GLAS ट्रस्ट, जिनका 98% जो डेट है कंपनी का वो तो इन्हीं का है। तो 98% डेट इनका है, तो जो ये चाहेंगे वही होगा। एक्चुअल में जो भी मेजर डिसीजन होते हैं इंसॉल्वेंसी में वो क्रेडिटर्स लेते हैं, और क्रेडिटर्स भी कैसे लेते हैं? 66% जो कह दें वही डिसीजन अप्लाई हो जाता है। 66% इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो इनके पास तो 98% है, तो जो ये कहेंगे वही होगा। अब इन्होंने कहा जी अब तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर तो चलेगी। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था नहीं नहीं ऐसा मत करो जी, ये तो गलत है। वहां तुषार मेहता कहते हैं बीसीसीआई की तरफ से कि नहीं 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 ऐसा मत करो, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पे रोक लगा दी। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, कमेटी ऑफ क्रेडिटर तो बनेगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर भी बनेगी, सारे अधिकार कमेटी ऑफ क्रेडिटर के पास भी जाएंगे। यानी कि बायजूस इंसॉल्वेंसी के अंदर आ चुका है। 180 दिन का वक्त मिलेगा। अब अगर ये क्रेडिटर सोचते हैं कि कुछ किया जा सकता है कंपनी का, ठीक है, नहीं तो फिर कंपनी को लिक्विडेट करा दिया जाएगा। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं बायजूस के साथ कुछ भी हो सकता है।
चलो जी, ये हमारी आज की न्यूज थी ये अगली। और अब आज की आखिरी कॉर्पोरेट न्यूज है स्विगी को लेकर। स्विगी को लेकर हालांकि मैंने चर्चा पहले भी कर दी है कि शेयर्स के लिए मारामारी आजकल चल रही है। अनलिस्टेड कंपनी होने के बावजूद भी शेयर्स के लिए लोग काफी वेबसाइट पे घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से 450-500 का शेयर है आज की डेट में जो वहां पर मिल रहा है। अब आज की डेट में जो जोमेटो का वैल्यूएशन है आज की डेट में वो $27 बिलियन है। $27 बिलियन। स्विगी किसी भी एंगल से जोमेटो से बड़ी तो कंपनी नहीं है। हाँ, उसके नियर अबाउट 50% के साइज पे है। तो वही $15 बिलियन का जो वैल्यूएशन नापा गया है, देखना ये होगा कि अब किस तरीके से कंपनी पब्लिक इशू लाती है, $15 बिलियन के वैल्यूएशन पे कितना शेयर प्राइस ऑफर करती है। बट एक ये पक्की बात है देखकर जिस तरीके का वैल्यूएशन नापा जा रहा है, क्योंकि अभी 2022 में कंपनी का वैल्यूएशन था $10 बिलियन और 2 साल में ऐसा क्या हो गया मुझे भी नहीं पता लगा कि कंपनी का वैल्यूएशन 50% बढ़ गया। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कंपनी ने केवल एक वो जो इंस्टेंट डिलीवरी वाला है वही चालू किया है, मगर उसके अंदर कंपनी को ऑलरेडी ब्लिंकिट और पता नहीं और कौन कौन से बास्केट और पता नहीं कितने प्लेयर से स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है। तो एज सच वैल्यूएशन बढ़ा हो, आई डोंट थिंक सो कि इतना वैल्यूएशन बढ़ गया हो। तो कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि जो भी प्राइस आएगा वो बड़ा एग्रेसिव प्राइस आएगा आईपीओ का। देखेंगे आने वाले समय में, अगले कुछ ही समय में आपको पता लग जाएगा जब कंपनी आईपीओ लेके आएगी तो एग्रेसिव प्राइस होगा। ये पता लग रहा है जिस तरीके की वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स कह रहे हैं। अब ये इन्वेस्टर्स इस तरीके की वैल्यूएशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पहले ही इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब इन्होंने तो पहले इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो ये इतनी वैल्यूएशन बढ़ा के इसलिए कह रहे हैं ताकि हायर प्राइस पे बिके। जितने हायर प्राइस पे बिकेगा इनका प्रॉफिट है, इनकी नेटवर्थ बढ़ रही है। तो ये गेम चल रहा है। ये हर आईपीओ से पहले ये गेम चलना शुरू हो जाता है। तो वही गेम चल रहा है कि स्विगी का वैल्यूएशन इतना हो चुका है। घबराना मत, वैल्यूएशन जोमेटो से आधा होना चाहिए। उसका 27 बिलियन है तो इसका 13-14 के बीच में लगभग कहीं होना चाहिए। $15 बिलियन ये कह रहे हैं। क्या होता है, क्या आईपीओ का प्राइस आता है और आईपीओ के प्राइस पे कहीं 15 का 20 बिलियन ना कर दे, पता नहीं, वो भी नहीं पता। देखने वाली बात है आगे क्या होता है। चलिए, तो आप लोगों को मैं अपडेट रखूंगा। फिलहाल आज की जो जियोपॉलिटिकल न्यूज है वो है ये फोटो। देखो, विश्व को इस वक्त शांति चाहिए। पूरा संसार इस युद्ध की मार झेल रहा है आज की डेट में। आप विश्वास करें या ना करें, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, आप हर जगह देख रहे होंगे जॉब्स जा रही हैं, ले ऑफ हो रहा है, धड़ाधड़ कंपनियां एम्प्लॉयज निकाल रही हैं। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं विश्व मंदी की आहट को झेल रहा है। और उसके पीछे जो बड़े बड़े रीजंस हैं उसमें ये है कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज आज की डेट में वेपन्स पे पैसा लगा रही हैं, युद्ध पे पैसा लगा रही हैं। जो पैसा अपने देशों की इकोनॉमी, अपने देशों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे लगना चाहिए, वो पैसा यहां लग रहा है। क्योंकि सबको डर है नेटो कंट्रीज। नेटो में ना, आप जानते होंगे नेटो क्या है। नेटो एक ट्रीटी है जो अमेरिका ने सोवियत रूस को तोड़ने के लिए बनाई थी। इनफैक्ट 3 ट्रीटी बनाई गई थी, नेटो, सीटो, सेंटो, जिसमें से सीटो सेंटो अब मर्ज होकर नेटो का ही पार्ट बन चुकी है। अब नेटो में क्या होता है कि हर एक मेंबर को कम से कम 2% अपने डिफेंस पे खर्चना होता है, जबकि नेटो के ज्यादातर मेंबर 2% खर्च ही नहीं करते थे, हार्डली 0.4 0.5 करते थे। जिसकी वजह से यूरोप जो है वो खिल रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि यूरोप अपने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाता था, ये डिफेंस से पैसा रोक कर। पर आज की डेट में यूरोप की नेटो कंट्रीज 2 से 2.5% अपने डिफेंस पे लगा रही हैं। इनफैक्ट कुछ कंट्री ऐसी हैं जो 4% तक भी ले गई हैं। आप सोच के देखो, जब सारा पैसा डिफेंस पे लग जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हेल्थ या फिर ऐसे सेक्टरों में कम आएगा पैसा, इकोनॉमी में कम पैसा आएगा, जिसका भुगतान पूरा विश्व कर रहा है, पूरा संसार कर रहा है। इसको देखकर बाकी देश भी अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे युद्ध को रोकने की जरूरत थी, जिसको लेके एक बहुत ही शानदार प्रयत्न प्रधानमंत्री ने किया है। हालांकि प्रयत्न ईमानदार है, प्रयत्न बहुत अच्छा है, मगर वर्ल्ड में एक गुंडा बैठा है जिसका नाम है अमेरिका। भाई साहब, पूरी डिफेंस इंडस्ट्री ही उसी की चल रही है। नेटो कंट्रीज भी उससे हथियार खरीद रही हैं, यूक्रेन भी उससे हथियार खरीद रहा है, ताइवान भी उससे हथियार खरीद रहा है, सब उसी से हथियार खरीद रहे हैं। उसकी चांदी है भाई साहब, इस वक्त फुल चांदी करके बैठा है अपना वो। तो इसलिए एक अपनी चांदी कर रहा है और बाकी सबको लपेट रहा है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को लपेट रहा है।
कहीं ना कहीं विश्व को समझना चाहिए कि वो कहाँ लेके जा रहा है अपने हथियार बेचने के लिए, और ध्यान से कदम बढ़ाने चाहिए आगे। तो ये अच्छा शांति की तरफ प्रयत्न है और आशा करते हैं कि शांति हो पाए और ये विश्व दोबारा से अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के प्लेटफॉर्म पर वापस आ सके। हालांकि मुझे उम्मीद बड़ी कम लगती है, क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है अमेरिका नाम का, वो शांति होने नहीं देगा, कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेगा ही करेगा। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उसकी ग्रोथ को हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि, और जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ की है वो हैट्स ऑफ टू देम। बट अगेन कहीं ना कहीं हथियार मार्केट को बढ़ाने के लिए जो वो विश्व में डिफरेंट डिफरेंट जगह युद्ध करवाते हैं, तो वो क्या कहें उसके बारे में। तो चलिए आशा करते हैं कि ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं लगता है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का कोई संदेश होगा जो ये लेके गए हैं आज, और कहीं ना कहीं शांति शायद हो पाए, यही होप करते हैं। बट आज की फोटो मेरे लिए यही रहेगी जो ये दिखाता है कि हमारे देश की कूटनीति कितनी आगे बढ़ चुकी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज की वीडियो का टारगेट कितना दें? आज की वीडियो का टारगेट 1000 लाइक्स का करें। देखो जी, आप जब लाइक करते हो तो ये वीडियो चारों तरफ फैलती है, और जब चारों तरफ फैलती है तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती है कि यार मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है कि बच्चों के लिए अब वीडियो लगातार बनाना। तो 1000 लाइक का टारगेट है आज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।